एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय यूजिंग ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, फिर बैटरी हमने हटा दी। नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज देन स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समझिए क्या सिचुएशन होगी इसमें। कैपेसिटर चार्ज कर लिया है, बैटरी आपने हटा दी है, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर चार्ज हो गया, मान लिया इस पर कुछ चार्ज आ गया Q, ठीक है, Q चार्ज आ गया है। C मान लिया इसका पहले कैपेसिटेंस था। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो एक इंसर्ट कर रहे हैं। ये मान लिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। बैटरी हटा चुके हैं हम। तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं 5 चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बताइए कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा तो A एप्सिलॉन नॉट K ओवर D। तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो गया, K टाइम्स हो गया। K टाइम्स इंक्रीज कर गया। K टाइम्स मतलब इंक्रीज कर गया, K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जब कैपेसिटी तो उसकी बढ़ गई, लेकिन चार्ज सप्लाई करने की यूनिट ही नहीं है। बैटरी आपने हटा दी है, तो जब बैटरी हटा दी है तो चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज जो है वो Q का Q ही रहेगा, सेम रहेगा चार्ज। पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं Q/C। अब कैपेसिटेंस अगर आपका K टाइम्स बढ़ गया और चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल आपका हो गया 1/K टाइम्स। जरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसका फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं Q²/2C। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है चार्ज सेम है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें भी वही बात है कि कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी क्या हो गई आपकी, 1/K टाइम्स हो गई, यानी कम हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वो होता है आपका Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला तो अब यहाँ हो जाएगा, Q में तो कोई चेंज आया नहीं, A एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 1/K टाइम्स हो जाएगा। वरना आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, V/D। अब सेपरेशन में कुछ हो नहीं रहा, पोटेंशियल आपका 1/K टाइम्स हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका 1/K टाइम्स हो जाएगा। तो ये सारे आपके वेरिएशन हो गए। कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज सेम रहा, बाकी पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही क्या हो गए, 1/K टाइम्स हो गए। अब जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या होगा। रिडक्शन इन चार्जेस ऑन द प्लेट्स गलत है, इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस गलत है, डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस सही है, रिडक्शन इन स्टोर्ड एनर्जी सही है, नो चेंज इन द चार्ज ऑन द प्लेट्स बिल्कुल सही है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference V. After disconnecting the battery, distance between the plates is increased using a insulating handle. समझिए क्या है। मान लिया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको चार्ज कर लिया आपने, ठीक, और बैटरी आपने हटा दी। फिर आपने दोनों टर्मिनल को इंसुलेटिंग हैंडल से कनेक्ट करके इनको सेपरेट किया, प्लेट्स को सेपरेट किया, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपने बढ़ाया, और ये पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा Q/C। आराम से समझिए, जब आपने बैटरी हटा दी तो चार्ज तो आपका सेम रहेगा, चार्ज में तो कोई चेंज होना नहीं है। अब सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस होता है आपका A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और सेपरेशन बढ़ाते जाओगे तो कैपेसिटेंस कम होता जाएगा, कैपेसिटेंस कम, और कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज करेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। टू कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बनाए, ड्रॉ करते हैं। एक ये है और एक ये, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है,
और दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिया गया। तो जरा बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कैसे होगा। तो इस पे मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये अपनी सरफेस पे रखेगा, मान लिया प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो ये दूसरे सरफेस के अंदर क्या चार्ज इंड्यूस कर लेगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर लेगा ये, ठीक है। अगर वो प्लस क्यू है तो आउटर शेल के इनर सरफेस पे क्या चार्ज इंड्यूस कर लेगा, ये माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर लेगा। और अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया तो बाहर सरफेस पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। और एक प्लस क्यू आपने उसको और दिया है, और भी तो दिया है आपने, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस तो सिर्फ इंडक्शन की वजह से हुआ, ये वाला प्लस क्यू भी तो आपने दिया, यानी इसका मतलब आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो 2q हो जाएगा। ये आउटर सरफेस पे चार्ज हो जाएगा 2q प्लस 2q। इस तरह की सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप किस तरह से बनाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहां होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और फिर इस पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होंगी। क्लियर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें द आउटर सरफेस इज हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, ये पूछ रहे हैं कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा कौन सा लोअर। आउटर और इनर के बीच में पूछ रहे हैं इन दोनों में कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो आप ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा हायर से लोअर होती हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इसका मतलब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कम होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही बता रही है कि अंदर वाले का ज़्यादा होगा, बाहर वाले का कम होगा, ठीक। द इनर स्फीयर इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। सो योर आंसर इज बी पार्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81। परमिटिविटी पूछ रहे हैं, तो परमिटिविटी जो होगी एप्सिलॉन वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, जो भी एम के एस यूनिट्स होती हैं इनकी, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपका आएगा 81 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मुझे लगता है ये 2 यूनिट्स कम हो जाएंगे, 10 की पावर -10 आ जाएगा, और 8 जो होता है 64 यानी 70 के आसपास, 7 के आसपास आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। Two spherical conductors each of capacity C are charged to a potential V and -V. These are then connected by a means of fine wire. The loss in energy पूछ रहे हैं। देखिए 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक मान ले ये है, एक मान ले ये है, दोनों की कैपेसिटी C है, C इसको V वोल्ट से चार्ज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्लस V से चार्ज किया है, तो इस पर जो चार्ज होगा Q = CV, प्लस CV इस पर चार्ज होगा, ठीक। इसको -V वोल्ट से चार्ज किया तो इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा और इसका जो चार्ज होगा वो होगा -CV। और अब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो मुझे आप ये बताइए पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज 0 हो गया, यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ना ये चार्ज रहेगा ना ये चार्ज रहेगा, दोनों ही अनचार्ज हो जाएंगे क्योंकि नेट चार्ज सिस्टम का क्या है 0। अगर कुछ नेट चार्ज बचता तो वही नेट चार्ज दोनों कैपेसिटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सिंस दोनों के कैपेसिटेंस बराबर हैं तो दोनों पे चार्ज आधा आधा बढ़ जाता, नेट चार्ज का आधा आधा, बट नेट चार्ज ही 0 है तो 0 का आधा आधा भी 0 रहेगा, यानी फाइनल एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 है। तो पूरी की पूरी एनर्जी इस वायर में हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट हो जाएगी। कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो C कैपेसिटर चार्ज किया था V पोटेंशियल से, तो पहले पास एनर्जी होगी ½ CV² और दूसरे के पास भी एनर्जी होगी ½ CV², -V का भी स्क्वायर करोगे तब भी V² ही आएगा, तो नेट एनर्जी CV² होगी और पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो गई। सो योर आंसर इज C पार्ट। Two spheres A and B of radius 6 cm and 4 cm and 6 cm are given a charge of 80 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively, ठीक। अब जरा यहाँ समझिए, यहाँ 2 स्फीयर अलग अलग रेडियस के हैं, एक 4 सेंटीमीटर है और एक आपका 6 सेंटीमीटर है। R1 आपको पता है 4 सेंटीमीटर और R2 ये भी आपको पता है 6 सेंटीमीटर। इस पे कितना चार्ज दिया, तो इस पे चार्ज दिया Q1 80 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज दिया Q2 कितना 40 माइक्रोकूलम।
और फिर इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर, अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहे हैं कहाँ से, पहले ये डिसाइड करते हैं कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल वाले पे फ्लो करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, यानी ये क्यू बाई आर डिसाइड करेगा कि किससे किस पे फ्लो करेगा। पहले का क्यू बाई आर अगर हम सोचेंगे, सिर्फ कंपेयर ही करना है आपको, तो 80/4, यानी पहले का क्यू बाई आर 20 आ रहा है, दूसरे का क्यू बाई आर कितना आ रहा है 40/6, तो ये 20/3, 20/3 का मतलब ये आपका 6.67 के आसपास आएगा। तो सीधा सा मतलब है कि पहले का पोटेंशियल ज़्यादा है तो चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ये तो पक्का हो गया। यानी बी टू ए फ्लो नहीं करेगा, बी टू ए फ्लो नहीं करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मैंने कहा कि चलो क्यू चार्ज फ्लो कर गया, तो तब तक ये क्यू चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो पहले पे कितना चार्ज, पहले का पोटेंशियल कितना बचा हुआ, के, कितना चार्ज बचा 80 माइनस क्यू अपॉन उसकी रेडियस कितनी है 4। देखिए चार्ज को मैं माइक्रोकूलम में डाल रहा हूँ और रेडियस को सेंटीमीटर में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरफ बराबर करने हैं। माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। चार्ज में माइक्रोकूलम में डाल रहा हूँ तो ये जो क्यू है ये भी आपका आंसर माइक्रोकूलम में ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ कंपेयर करने हैं। इज इक्वल टू दूसरे का पोटेंशियल कितना होगा, तो के, अब उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस क्यू, और अपॉन आर कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 माइनस 3Q इज इक्वल टू 80 प्लस 2Q, तो ये आपका आ गया 5Q इज इक्वल टू कितना आएगा, 240 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो 160 बचेगा। तो Q जो आपका आया वो 32 कूलम आया, 32 माइक्रोकूलम। 32 माइक्रोकूलम चार्ज ए से कहाँ मूव कर जाएगा, बी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, सो योर आंसर इज डी पार्ट। तो चार्ज तब तक मूव करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज 2000 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, प्लेट्स का सेपरेशन दिया है, और उसके बीच में अगर कहीं कोई एक हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और सेपरेशन से हम फील्ड निकालेंगे। ठीक है, फील्ड का फॉर्मूला होगा V/D। पोटेंशियल डिफरेंस था 2000 वोल्ट और सेपरेशन था 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ तो इससे ये कैंसिल आउट करेंगे तो जो फील्ड आ रहा है वो 10⁶ वोल्ट पर मीटर आ रहा है फील्ड। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा Q × E। चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁶ कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁶ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गए, तो 4 न्यूटन का फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट।